नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के जीडीपी पर चर्चा करेंगे। इसको हम कहते हैं राज्य की जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर नंबर 3 राज्य आय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा हमको देखने को मिलते हैं जो आजकल वनडे एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। खासकर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जो पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि राज्य का जो घरेलू उत्पाद होता है वो होता क्या है। जैसे किसी देश में हम कहते हैं ना कि जीडीपी क्या है, कितनी है, या बढ़ रही है या वृद्धि हुई, तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी देश का जो कुल उत्पादन होता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन, उसका मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी। उसी प्रकार से किसी भी राज्य के अंतर, ठीक है, आमतौर एक साल की अवधि में ही हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी राज्य के भूभाग के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य को हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे ये छत्तीसगढ़ का भूभाग है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य, ये यही छत्तीसगढ़ की भूभाग ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का कोई आदमी है जो कि मध्य प्रदेश में जाकर कमा रहा है या फिर कुछ उत्पादन कर रहा है तो उसको छत्तीसगढ़ राज्य के जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, हमको छत्तीसगढ़ राज्य का आदमी है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है चाहे कोई बाहर का ही आदमी यहाँ पर उत्पादन कर रहा हो, भूभाग से मतलब है। जैसे कि देश में भी ये होता है, भारत देश की जीडीपी का ये मतलब होता है कि भारत के भूभाग में, है ना, भारत का व्यक्ति अगर बाहर कमा खा रहा है उससे हमको मतलब नहीं, भारत के भूभाग में। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भूभाग में उत्पन्न समस्त वस्तु और सेवा का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह राज्य स्तर पर जीडीपी का रूप होता है। ठीक है, जैसे देश का जीडीपी होता है वैसे राज्य पर क्या होता है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है। जीडीपी या फिर जीएसडीपी आपको दो टाइप के देखने को मिलता है, एक तो स्थिर भाव पर आकलन किया जाता है, दूसरा होता है प्रचलित भाव पर। ठीक है, स्थिर भाव पर क्या होता है, कोई भी बेस ईयर, कोई आधार वर्ष के हिसाब से कंपेयर करके बनाया जाता है और इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल नहीं किया जाता। क्लास 1 में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग किया था। और प्रचलित भाव में क्या होता है, इसमें वर्तमान भाव पर जो है कैलकुलेशन किया जाता है, बाजार कीमतें इसमें शामिल होती हैं, महंगाई वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब हम बात करें वर्ष 2025-26 के लिए, तो 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, अगर आप देखेंगे स्थिर भाव पर, तो स्थिर भाव पर है 3,58,29,282 अनुमानित। ठीक है, ये 2025-26 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अनुमानित है। ये है स्थिर भाव पर, और स्थिर भाव से संबंधित डेटा ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और वृद्धि कितना है, वर्ष 2024-25 के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो वृद्धि 8.11% अनुमानित है। उसी प्रकार प्रचलित भाव पर 6,31,29,076 रुपए अनुमानित है, और वृद्धि कितना, 11.57% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवार जो जीएसडीपी में हिस्सेदारी भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रवार यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुमान कितना लगाया गया है, तो कृषि क्षेत्र में कितना है, उद्योग क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में कितना है, ये डेटा जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, जनरली पूछा क्या जाता है, प्रतिशत हिस्सेदारी। ठीक है, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी देखी गई, उद्योग क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी अनुमानित है, सेवा क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी अनुमानित है, ये आंकड़ा नहीं पूछा जाता। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितना अनुमानित है आपका 57 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 57 लाख के आसपास अनुमानित है। टोटल हमने ये देखा ना कि स्थिर भाव पर 3,58,00,000, तो इस 3 करोड़ में से क्या है, सारे क्षेत्र का टोटल देखने को मिलेगा आपको। तो कृषि का इतना है, उद्योग का इतना है, सेवा क्षेत्र का इतना है, और अन्य क्षेत्र का भी कुछ कुछ होगा, सबको मिलाकर वो दिया गया है। तो 3 सेक्टर हमको ध्यान में रखने होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी
सेक्टर, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, ठीक है, क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्थिर भाव पर भी देखने को मिल रहा है और प्रचलित भाव पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो डेटा है 25-26 अनुमानित अभी वर्तमान में, इसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो है कितना देखा गया 24-25 में, ये आपको लिखा गया है, और 25-26 के लिए कितना अनुमानित है, ये सब आपको लिखा गया है। चाहे तो आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। महत्वपूर्ण क्या रहता है? हिस्सेदारी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि जीएसडीपी में क्षेत्रवार हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी का क्या मतलब है कि कितना प्रतिशत योगदान रहा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। तो इसको भी हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक होता है आपका स्थिर भाव पर कितना हिस्सेदारी, और दूसरा होता है आपका प्रचलित भाव पर कितना हिस्सेदारी हमको देखने को मिल रहा है वर्ष 2025-26 में। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिर भाव का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में आप देखेंगे कि जीएसडीपी पे हिस्सेदारी 17.80% अनुमानित है, उद्योग क्षेत्र में 49.30 और सेवा क्षेत्र में 32.90%। उसी प्रकार प्रचलित भाव में अगर हम देखेंगे तो प्रचलित भाव जीएसडीपी में जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें कृषि संबद्ध क्षेत्र में जो है हिस्सेदारी कितने देखने को मिलेगा 20.64, उद्योग में 46.59 और सेवा क्षेत्र में 32.77%। अब मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि स्थिर भाव वाला डेटा एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है। एक नज़र यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ना उद्योग क्षेत्र का योगदान ज़्यादा देखने को मिलता है हमेशा। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग आधा 50% के आसपास है, ठीक है। पूरे में उद्योग क्षेत्र का योगदान आप देखोगे तो 50% रहता है, ठीक है। तो ये आपका 49.30%, तो सबसे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र का है और सबसे कम कृषि क्षेत्र का है 17.80%, ठीक। तो ये सारा डेटा जो है ऑफिशियल पीडीएफ में जो टेबल बनाया गया है ना, इसमें क्या है 2021-22 से लेकर 25-26 सबका डेटा रहता है। हमको जो वर्तमान का डेटा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए ये डेटा मैंने अलग से टाइप करके थोड़ा सा हाईलाइट करके आपके लिए बना दिया है। तो ये डेटा आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप जीडीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, मतलब कृषि क्षेत्र में पिछले साल की अपेक्षा कितनी वृद्धि देखी गई, उसी तरीके से आपका सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग क्षेत्र में। तो यहाँ पर भी स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर अलग अलग बताया गया है। मैं आपको स्थिर भाव पर बता देता हूँ। तो स्थिर भाव पर कृषि एवं सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि अनुमानित है 2025-26 के लिए वो है 7.49%, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिछले साल था 6.28%। अभी वर्तमान का कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्थिर भाव पर कितना अनुमानित है प्रतिशत वृद्धि 7.49%, उद्योग क्षेत्र में 7.21% और सेवा क्षेत्र में 9.11%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों सेक्टर का प्रतिशत वृद्धि ये स्थिर भाव पर। प्रचलित भाव पर भी आप देख सकते हैं कि 12.53 कृषि के लिए, उद्योग के लिए 10.26 और सेवा के लिए 13.15। सब कुछ याद रखना थोड़ा तकलीफ होगा, मैं आप समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल डेटा जो भी होते हैं ना बहुत ही पॉइंट्स में होते हैं, रखने में याद रखने में दिक्कतें होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम स्थिर भाव वाला डेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भैया, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। एक तो होता है इकोनॉमिक सर्वे में आपका जीएसडीपी इम्पॉर्टेंट, उसके बाद क्षेत्रवार जो भागीदारी परसेंट में वो इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, किसी देश या किसी राज्य, अब हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्य समझ लीजिए, किसी राज्य की कुल आय होती है, उससे क्या किया जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या से उसको भाग दे देते हैं। मतलब पूरा राज्य जितना कमा रहा है उसमें जितनी जनसंख्या उसको हम भाग देते हैं, तब जाकर प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति का आय निकलता है। यह बताती है कि औसतन मतलब एवरेज निकालते हैं हम कि एवरेज छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है सालाना, ठीक है। तो वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित है 1,79,244। वृद्धि इसमें कितना देखने को मिल रहा है 10.07%,
पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले वर्ष में कितना था, 1,62,848 और अभी कितना है, 1,79,244। तो वृद्धि कितनी देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर, 10.07%। ठीक है, इसमें ये दोनों डेटा थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। इसको तो हमको याद रखना ही है, लेकिन थोड़ा प्रति व्यक्ति आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 24-25 का भी डेटा ध्यान में रख सकते हैं। 25-26 के लिए ये अनुमानित है, 24-25 में हमने ये देखा था। ठीक, अब हम आते हैं, ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अटैच किया है। अब यहाँ पर सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको जो ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ उसमें ये समझा रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और क्या क्या आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये क्या है, प्रतिशत वितरण, मतलब प्रतिशत हिस्सेदारी। जैसे हमने जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी पढ़ा था, कौन से डेटा, स्थिर भाव पर कितना पढ़ा था, 17.70, 17.80। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या है, थोड़े थोड़े सब सेक्टर जो होते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है फसल क्षेत्र, पशुपालन, मछली उद्योग, खनन तथा उत्खनन, ये सब होता है। तो सबका योग करके 17.80%। एक एक का पूछ दिया जाए तो फसल क्षेत्र का जो योगदान रहा जीएसडीपी में, ध्यान देंगे, फसल क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर जीएसडीपी में जो रहा हुआ 10.20, पशुपालन का 1.94 और खनन तथा उत्खनन का रहा 10.47। इसके अलावा वन उद्योग, मछली उद्योग सबका दिया है, लेकिन सबके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो जो महत्वपूर्ण है ना, उसको एटलीस्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आप एक नज़र देख लेंगे। ये तो खासकर आपको देखना ही है कि ओवरऑल कृषि में 17.80 हिस्सेदारी है, ये तो आपको देखना ही है, रटना ही, याद करना ही है। लेकिन इसके जो सब सेक्टर है उसको भी एक नज़र आप देखिएगा जरूर। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि उद्योग का 49.30 हमने पढ़ा था और सेवा क्षेत्र का पढ़ा था हमने 32.90। अब उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, ये सब कुछ आता है। ठीक है, सेवा में क्या क्या आता है, व्यापार, परिवहन, रेलवे, लेकिन ये सब कुछ पूछा नहीं जाता। कृषि क्षेत्र से संबंधित डेटा ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे फसल का हो गया, पशुपालन का हो गया और खनन तथा उत्खनन हो गया। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ स्पेशली पढ़ा दिया और हाईलाइट भी यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो डेटा है स्थिर भाव, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। यहाँ पर आपको सेम चीज़ प्रचलित भाव पर दिख रहा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। तो ये रही एक बात। अब दूसरे चीज पर चलते हैं, तो सेम यही चीज प्रतिशत वृद्धि, जैसे हमने देखा था ना, कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि 7.49% और ये प्रचलित भाव पर नहीं है, ये स्थिर भाव पर है, इधर है प्रचलित भाव पर। तो मैं आपको स्थिर भाव का ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फसल का जो प्रतिशत वृद्धि देखा गया 7.01, पशुपालन का 13.11, खनन तथा उत्खनन का 7.87। ठीक है, उसके अलावा कृषि का कितना देखा गया, उद्योग का कितना देखा गया, सेवा कितना देखा, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या इस पूरे सब चीज़ में ध्यान में रखना है। एक तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य का जो जीएसडीपी है उससे संबंधित जो डेटा है वो याद रखना है, और उसमें कृषि, सेवा और उद्योग का जो हिस्सेदारी वो याद रखना, और इन तीनों का जो वृद्धि देखा गया है वो याद रखना, और प्रति व्यक्ति है। बस ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।